पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लिया जाता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। 250 से ज्यादा लोग उसमें होते हैं, 100 से ज्यादा आर्मी के लोग होते हैं जो छुट्टी पे जा रहे होते हैं। और इस सारी घटना को अंजाम देता है BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। और उनकी साफ तौर से मांगे हैं। उन मांगों के आधार पर जब ये ट्रेन को हाईजैक किया गया तो पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई और फिर वहाँ से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। ये कोशिश करीब 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये कोशिश अभी भी जारी है। ये मामला सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक का नहीं है, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की एक घटना का नहीं है, ये मामला पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इसके पीछे बलूचिस्तान के नागरिकों के बीच में पैदा हुआ असंतोष है, जो अब बढ़ चढ़कर सामने आता हुआ दिख रहा है। और ये इसलिए आगे चलकर एक बड़ी घटना की आहट भी दे रहा है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान में बलोच चैलेंज आखिर क्या है, पहले इसको समझिए, फिर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। ये दरअसल 1948 से ही पाकिस्तान के खिलाफ बलोच राष्ट्रवादी काफी ज्यादा सक्रिय होते दिखे हैं। और इसके पीछे दरअसल कलात के नवाबों ने 1948 में उठाई थी आजाद बलोचिस्तान की मांग, और उसके बाद से लगातार ये मांग उठती रही। 1958 में, 59 में, 1962-63 में, 1973-77 में हिंसक आंदोलन भी हुए बलोचिस्तान को आज़ाद करने के लिए। उसके बाद दरअसल 2000 में भी कई सारे आंदोलन यहाँ पे हुए। और दरअसल आरोप यह है कि वहाँ पे बलूचिस्तान के संसाधनों का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर कहें बलूचिस्तान के संसाधनों का वहाँ पे दोहन किया जाता है। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहे थे तो बलोच सरदारों की हत्या की गई, कई सारे विद्रोह हुए। लेकिन अब ये विद्रोह साल 2021 से काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए हैं। बलोच नेता नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या से यह आक्रोश और ज़्यादा भड़क गया है। दरअसल ये 1948 से पूरा जो मामला चल रहा था, आपको बताऊंगा कि ये इसके पीछे एक आर्थिक वजह भी है। आर्थिक वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। वो पाकिस्तान के प्रांत के कहें कुछ भौगोलिक हिस्से का करीब 45% से ज़्यादा हिस्सा का है। जो पाकिस्तान के एनर्जी संबंधी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों का पाकिस्तान का कह सकते हैं 40% से ज़्यादा इसी क्षेत्र से यहाँ निकाला जाता है। यहाँ पे इन सब के बावजूद पाकिस्तान के जो औसत गरीबी है वो 25% है, लेकिन यहाँ की गरीबी 70% से ज़्यादा है। यानी खनिज संपदा के मामले में काफ़ी समृद्ध संपन्न बलूचिस्तान आज गरीबी के कगार पर है। और आरोप यह है कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ वहाँ की खनिज संपदा का दोहन करती है, वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं करती है। और उल्टा चाइना को वहाँ पे ला करके और ज़्यादा असंतोष भड़का दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो कब्जा करती है, ये सारा कुछ दोहन करके चाइना को दे देती है और फिर चाइना अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। इसलिए विद्रोह काफ़ी ज़्यादा इन दिनों भड़का हुआ है। और भारत के लिए इसमें इसलिए दिलचस्पी है, चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पड़ोसी देश है। पड़ोसी मुल्क में अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं, विद्रोह होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जाहिर तौर पर चिंता होती है। एक कह सकते हैं कि परमाणु संपन्न विफल देश के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाने लगा है। इसलिए ये भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती की बात कहें या फिर चिंता की बात है कि आखिर कैसे इसको निपटा जाए। और पाकिस्तान पर जाहिर तौर पर पूरी दुनिया को दबाव बनाना होगा, इस हालात से आप निपटिए। लेकिन ये रास्ता कितना आसान होगा, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, और इसमें से हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोहरा जी, डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाज जी, पाकिस्तानी पत्रकार मोहम्मद फैजल साहब, और PMLN के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, और बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहराब सरवोज, और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपके PMLN के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद साहब। इरशाद अहमद खान साहब, नमस्कार, हमारे शो में आपका स्वागत है। आखिर क्या हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ तो बड़ी चिंता की बात है। इरशाद अहमद खान से लगता है मेरा संपर्क टूट गया है यहाँ पे, लेकिन मैं दीपक वोहरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप तो इस पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी इस पूरे मामले को लंबे समय से देखते आए हैं। तो इसको कितना चिंता की बात मान रहे हैं, या फिर ज़्यादा सीधा सवाल आपसे पूछूं तो क्या ये पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान की सरकार की एक सबसे बड़ी विफलता है जो सामने निकल कर सामने आई है?
आभारी हूँ साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर जनरल सिवाज साहब हैं, वो तो बेमिसाल है। ही इज ब्रिलियंट। सो आई बी डिलाइटेड टू लिसन या क्या कहने वाले। इसको बहुत जल्दी ले जाता हूँ वापस 1942 में। एक गोरा होता था स्टैफर्ड क्रिप्स। उसको भेजा गया था भारत की, भाई बातचीत करो, क्योंकि भारत पूरी तरह से दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन नहीं कर रहा। भारत को बोलो पूरी तरह से करेगा, फिर हम उनको कोई डोमिनियन स्टेटस पेटस की बात करेंगे। तो जब ये बेवकूफ आया था भारत में, तो खान ऑफ कलाट, कलाट जो है वो जान है, वो दिल है बलूचिस्तान की। उसने एक चिट्ठी लिखी थी इसको, इस क्रिप साहब को, कि आप जो भी फैसला करेंगे भारत के बारे में, ये याद रखिएगा कि बलूचिस्तान या कलाट कभी भी भारत का हिस्सा नहीं हुआ। हमें आजादी मिलनी चाहिए। जब आप भारत को आजाद करेंगे, साथ साथ हमें आजाद करिए। और सर, उनका केस किसने आर्ग्यू किया था? एक बैरिस्टर था, शायद उसका नाम आपको मालूम होगा। उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो इतिहास आप सब जानते हैं कि इन्होंने बेईमानी की, उसको सीज कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो मैं देख रहा हूं, और मेरा एक डिस्क्लेमर ये है सर, मेरे बहुत से बलोच मित्र हैं। मैं कई बार उनकी मीटिंग्स इन अ पर्सनल कैपेसिटी अटेंड करता हूं न्यूयॉर्क में, या कभी कभी यूरोप में ऑनलाइन, जब वो बात करते हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कहते हुए अब आपको बताता हूँ, पिछले 5 साल में मैं दो बड़ी दिलचस्प चीजें देख रहा हूँ। एक तो सर, अभी तक बलूचिस्तान इतना दबाव नहीं डाल पाया, क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं। हाँ, 40% पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आबादी उनकी बहुत कम है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर उन्होंने क्या किया, जब देखा कि हमारे पास नंबर्स कम है, तो पिछले 5-6 साल से उन्होंने सुइसाइड बॉम्बिंग्स करनी शुरू कर दी। और मेरे एक बलोच मित्र ने कहा था कि ये जो आत्मघाती हमला है, ये हमने पाकिस्तानी जिहादियों से सीखा है। ये जो मदरसा में करते हैं, वो जिहादी तो लड़ते हैं दूसरे देशों में जाके, हम लड़ रहे हैं अपनी अपनी हुकूमत के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने देश के लिए। ये पहली चीज थी। और एक बार तो मेरे को कुछ साल हुए हैं, कराची यूनिवर्सिटी में पहली बार एक बलोच महिला ने भी आत्मघाती हमला किया, तो कुछ चीनियों को मार दिया। और चीनी कितने बहादुर है, बाकी सब डर के वहां से भाग गए। तो ये पहली चीज मैंने। दूसरी चीज, इन्होंने अब संबंध कर लिया है कई बलोच ग्रुप्स के साथ जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और बलोच नेशनल आर्मी बनाई है। सवाल आप मुझसे ये पूछेंगे सर कि हथियार अब इनके पास आधुनिक कहाँ से आ रहे हैं? मैं बताता हूँ सर। बहुत से आपके दोस्त हैं पाकिस्तान में, बोलेंगे तो भारत दे रहा है। कहाँ से भारत दे रहा है? एयर ड्रॉप कर रहा है उनको। हमारा कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है उनके साथ। मैं बताता हूँ, आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम सुना है ना? उनको बहुत से हथियार मिले हैं अफगान तालिबान से। वो हथियार जो अमेरिकी छोड़ के वहां से दुम दबा के जब भागे थे कुछ साल हुए, वो अब बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनल आर्मी के पास पहुंच गए। ये दो चीजें कंफर्म्ड है। अब ये जो हुआ है, इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। बैकग्राउंड आपको सब मालूम है, विकिपीडिया में पता लग जाए कितने वहां पे जंग हुए हैं, कितनी बार उन्होंने कहा कि हमें आजादी दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब बराबर चलते जा रहे हैं। इस साल जनवरी में, उसके बाद फरवरी में, अब मार्च में हमले करते जा रहे हैं, और हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। मेरा मानना है सर, बलोच नफरत करते हैं, एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नफरत करते हैं पंजाबियों से। वो कहते हैं कि ये लोग जो डोमिनेट करते हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, आके हमारे देश में बस रहे हैं, और ये चीनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटो। आपको पता है सर, 3 साल पहले ग्वादर जो पोर्ट है ना, जो एक एंड है ऑफ दैट चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहां पर बना रहे थे, फेंसिंग लगा रहे थे विद कैमरास। कोई बलोच नहीं अंदर जा सकेगा जब तक चीनी सरकार उसको इजाजत नहीं देगी। आई मीन, चाइना वाज द ओवरलॉर्ड ऑफ बलोचिस्तान। तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। फाइनली सर, समाप्त करने में इतना ही कहूंगा, क्षमा कीजिए बहुत समय लिया है। ये अब जंग ऐसे लेवल पर पहुंची है, दो सिर्फ साधन है पाकिस्तान के पास, या तो नेगोशिएट करे, जो पाकिस्तान करना नहीं चाहती, या फिर उनकी फौज वही करे जो बांग्लादेश में किया था, अपना एक रोड रोलर चलाने की कोशिश करे, बुरी तरह से पिटेगी और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। आरजू काजमी जी पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आरजू काजमी, आपने सुना दीपक वोरा साहब को। दो विकल्प हैं, कौन सा विकल्प पाकिस्तान सरकार चुनना पसंद करेगी? देखिए, बिल्कुल दीपक वोरा सर से मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो गलत बता रहे हैं। मैं यकीनन उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड 100% एग्री विद देम। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज ठीक नहीं बना रहे हैं, और यही रीज़न है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। अब सुबह इन्होंने पहले ये कह दिया कि, यानी कल की जो
चल रही थी न्यूज़, उसमें उन्होंने पहले तो ये बताया कि जी जो बीएलए के लोग हैं, हमने ये पता किया कि उन्होंने जो थे वो रेफ्यूजीज या जो उन्होंने लोगों को पकड़ा था उनको छोड़ दिया था, लेडीज को भी और जेंट्स को भी और कुछ बच्चों को। बाद में जैसे जैसे न्यूज़ आगे बढ़ी तो वो क्रेडिट गवर्नमेंट ने और कब्जे के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने खुद ले लिया कि जी हमने छुड़वाया है, और बार बार यही कहा जाने लगा। अब हुआ ये कि जाहिर है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बात को छुपा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, आप अपनी कही बात से हट नहीं सकते। तो अब वो प्रॉब्लम जो है इनके सामने आ गई है। कई लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने मीडिया में आकर ये भी कहा कि जी हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है बीएलए वालों ने जाने दिया क्योंकि फैमिली साथ थी। लेकिन आप बार-बार ये बता रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो है वो ह्यूमन शील्ड बना रखी है और ऑपरेशन चल रहा है। अब वहाँ पे जो बलूचिस्तान में यकीनन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि बात करना जानते हैं, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच हैं और दूसरे लोग हैं। उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प लें और उनकी उनकी मदद से बीएलए और दूसरे लोग जो है उनको टेबल पे लाकर उनकी बात सुनी जाए। अगर आप सीपीसी बना देंगे, उन्हीं की ज़मीन पे बना देंगे और उन्हीं को कुछ नहीं मिलेगा, और 11 साल के बाद उनको समझ आ जाएगी कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, तो आपके ख्याल से वो क्या करेंगे? मिसिंग पर्सन्स का इश्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। मैं हरगिज़ बीएलए को सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रही कि पता लगे कि मैं ही आपको कल ना दिखाई दूँ। तो लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ना तो पॉलिसीज़ ठीक बना रहे हैं, ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक तरीके का अपना ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। उसके बजाय बार-बार यही कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो टेररिस्ट मार दिए। जब किसी दूसरी कंट्री में यही कुछ होता है तो आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और जब आपकी कंट्री में कोई आके इस तरीके से करता है तो आप कहते हैं कि वो तो टेररिस्ट है। या तो आप डिसाइड कर लें कि टेररिस्ट क्या होते हैं और फ्रीडम फाइटर क्या होते हैं, उसके बाद बात करें। अब यहाँ पे जैसे मैं कह रही हूँ, शुरू से ही पॉलिसीज जो है वो इनको पता ही नहीं कि इन्होंने बलूचिस्तान में करना क्या है। ये बार-बार जाकर चाइना को खुश करने के लिए कह देते हैं हाँ जी हमने इतने लोग मार दिए, हमने इतने लोग पकड़ लिए, इतने लोग मिसिंग पर्सन में चले गए। लेकिन उसके बाद जो ये एक्शन करते हैं, जब उसका रिएक्शन आता है तो वो इनसे कंट्रोल नहीं होता। वो इनकी समझ में नहीं आता कि ये करें तो क्या करें। कल भी जब ये न्यूज़ आई है, कोई ऑलमोस्ट 4 टू 5 आवर्स पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया एकदम खामोश था। लग रहा था बस इमरान खान हो रहा है। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया पर ये न्यूज़ आई और जाकर मैंने भी जो इंडियन मीडिया पे बताया कि हाँ, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर नहीं आ रही, तो 5-6 घंटे के बाद अचानक से प्राइम मिनिस्टर भी निकल आए, तो होम मिनिस्टर भी निकल आए और सबने बोलना शुरू कर दिया, और फिर रात तक ये न्यूज़ चलती रही। होम मिनिस्टर साहब का भी आपको बताती चलूँ, ये वही साहब है जो कहा करते थे, मोहसिन नकवी साहब, के जी ये बलूचिस्तान के लोग, ये बीएलए के लोग, जी ये तो एसएचओ की मार है, ये एक एसएचओ की मार है, ये होम मिनिस्टर बात कर रहा है। और उसके बाद उससे ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप ये अपने वर्ड्स वापस लें या आप रिजाइन करें। जब हम इतने लाइटली चीजों को लेंगे, इतनी गलत पॉलिसीज बनाएंगे और लोगों को सिर्फ डराने धमकाने पे आप समझेंगे कि सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो फिर यही रिजल्ट निकलता है जो हमारे सामने है। बिल्कुल, आपने सही कहा है। जब इस तरह से आप दरकिनार करेंगे और इस तरह से हल्के मिलेंगे तो यही रिजल्ट निकलता है जो आपके सामने है। हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार हैं मोहम्मद फैसल शाहिद साहब। फैसल साहब, आपने सुना यहाँ पे हमारे दो वक्ता बोल रहे थे, आपको लगता आवाज़ आ रही है फैसल साहब मेरी? क्योंकि आपका बीच में ये ऑडियो चला गया था। तो इसमें क्यों आखिर पाकिस्तान सरकार जो बार बार बलूचिस्तान पे इतना ज़्यादा अपना दावा करती है, और पिछले दिनों भी आपने सुना होगा पाकिस्तान के सदन में एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा था कि वहाँ के कई ज़िले हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के आर्मी या पाकिस्तान के प्रशासन से के कब्जे से बाहर हो चुके हैं, कभी भी आज़ाद हो सकते हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक, क्या वजह है? क्या कुछ और सोच चल रही है या फिर पूरी तरह से चीन के हवाले कर दिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए, इब्तिदा में मैं आपके पैनलिस्ट की तरफ से कुछ बात की गई उसकी तस्दीक करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो फ्रीडम जी। फाइटर की जो डेफिनेशन बयान की गई है, मैं उससे बहुत ही इख्तिलाफ करता हूँ। अगर आप सेपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो आपके अपने भारत के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर है, खालिस्तान में भी मूवमेंट की तहरीक चल रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग, राइट? It's not time to नहीं discuss such kind of इस things on बलूचिस्तान this को जम्मू kind of कश्मीर national से television. तुलना करके ना First thing. देखें। जम्मू कश्मीर No, हमारे no. भारत का The अभिन्न अंग thing है। they are आप लोगों ने asking for बलूचिस्तान को freedom जबरदस्ती from कब्जा you guys, किया हुआ है, right? तो But दोनों को your army आप is एक तुलना ना imposing करें। your power बिल्कुल। on them. So we need to address that issue first. Khalistan movement is running in Punjab. No one is
putting their ears on that, right? So, anyways, I'm not here to define these terminologies here, because I know your panelists are very experienced and highly qualified. But here we are talking about the incident that happened, and incident, it's happened. No one has the ability to restrain it. We have a power to impose some policies that can help us to restrain them. But हादसा कहीं भी हो सकता है, भारत में भी बहुत से हादसात होते हैं, उसके बाद कंटिजेंसी पॉलिसीज को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल ये एक बहुत ही अंधोनाक वाकया पेश आया है। टेररिस्ट की जानिब से इंसानों को जो है ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, खवातीन की बड़ी तादाद, बच्चों की बड़ी तादाद को यरगमाल बनाया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बरवक्त एक्शन किया गया है और जितने भी दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलान के जिस इलाके में ये वाकया पेश आया है वो इंतहाई इस टाइप का इलाका है जहाँ पे ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। जिला कच्ची का ये इलाका है, पीरू किनारी, वहां पे ये हादसा पेश आया है टनल नंबर 8 के करीब, जिसमें ट्रेन के 8 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन थी, जिसमें 400 से जायद मुसाफिर ट्रेन अमले के साथ और सिक्योरिटी अमले के साथ सवार थे। और आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि दहशतगर्द के हमले के लिए डेफिनेटली पॉलिसीज बनाई जाती हैं और हमारी तरफ से भी वो प्रोएक्टिव एक्शन किया गया है, जब भी आज तमाम दहशतगर्दों को मारकर सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई है और बिल्कुल आखिरी मराहिल में हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है? तो इस सारे मामलात में अगर आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस हादसे को होने से पहले रोक लिया जाता, तो इस तरह से बहुत से हादसात भारत में भी होते हैं जिनको टेंटेटिव तौर पे रोका जा सकता है, लेकिन हादसा होना होगा। नहीं, इरशाद साहब दरअसल ये नहीं, फैजल शाहिद साहब दरअसल ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हादसे होते हैं, सिर्फ इस वजह से आप हादसे का बचाव नहीं कर सकते कि बहुत सारे हादसे होते हैं, और ये हादसा नहीं था, ये दरअसल कई सालों से चल रहे एक आंदोलन का एक कह सकते हैं कि चरम था। ये जाहिर तौर पे अब तक का सबसे बड़ी घटना है, लेकिन इसको सिर्फ आप घटना के तौर पर देखेंगे तो आप कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप भी जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको देखना होगा इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, क्या मंसूबा रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसको आप मिलिट्री एक्शन से दबाना चाहेंगे तो दबना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आपके पास आऊंगा दोबारा से फैजल साहब, लेकिन एक हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब जुड़ चुके हैं, PMLN के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इरशाद अहमद खान साहब, ये माना जाए कि ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी है? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि नाकामी तो इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कुछ भी हादसा, अभी जो ये आपके मेहमान अभी बता रहे थे कि हादसा कहीं भी हो सकता है। जब इंसान के साथ कोई हादसा होता है तो उसको पहले से मालूम नहीं होता, लेकिन इसका सदेबाब किया जा सकता है। सदेबाब इस तरह किया जाएगा कि जैसा कि अब इन दहशतगर्दों को मारा गया, पकड़ा गया, कुछ भाग गए, कुछ दफन हो गए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान सेफ हैंड में है। कोई ऐसा मसला नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं और जो सोच रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि देखें, हादसा कहीं पूरी दुनिया में होते हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की वायलेंस, पूरी दुनिया में इस तरह की दहशतगर्दी, क्योंकि दहशतगर्द ना इंसान होता है ना जानवर होता है। मैं मुसलसल आपके चैनल्स पे कह रहा हूँ, इंसान, उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसकी कोई शिनाख्त नहीं होती। जब किसी इंसान ने अपना मरने का सोच लिया हो तो वो दूसरे के मरने की परवाह नहीं करता। आप देखें, ये कल से दहशतगर्द खुद साख्ता, खुद कार जैकेट पहन करके बैठे हुए हैं। अब इसमें हमारे आर्मी के जवानों ने, रेंजर्स के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने फिर भी अपने लोगों को जिंदा और मरने से बचाने के लिए बहुत बेहतरीन टारगेट ऑपरेशन किया और टारगेट करके लोगों को छुड़वाया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नुकसान, जानी नुकसान से बचाया। अब यही किया जा सकता। देखें, अब आप क्या समझते हैं कि ये कोई इतला दे करके तो नहीं आते दहशतगर्द? ये जब कोई हादसा होता है तो बता करके तो नहीं होता। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया कि बिल्कुल बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ जो नुकसान होना था, जो जानी नुकसान होना था, वो हुआ। लेकिन अब जैसा कि हमारे खान साहब, आपको बीच में थोड़ा सा मैं रुकूंगा आपको। मेरा आपसे कहना ये था कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के और काफ़ी सम्मानित नेता हैं। आप इसको सिर्फ एक घटना के तौर पर क्यों देख रहे हैं? और आपके ही नेता, मुझे याद है, नाम मैं देख रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था सदन में कि वहाँ की स्थिति वाकई बेकाबू होती जा रही है।
समय रहते आपने कदम नहीं उठाया तो कई जिले स्वतंत्र हो चुके हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले इनका हवाला भी दिया था। तो मेरा कहना है कि आप इसको एक दहशतगर्द की तरह क्यों देख रहे हैं? ये ऐसा मामला है जो 1948 से चला आ रहा है, जब पाकिस्तान ने वहाँ पे कब्जा किया था उस पूरे इलाके को। तो वहाँ के लोगों के हालत को आप देखिए, तो हालत को पता चला है कि इतने ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद वहाँ के लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं और वहाँ के लोगों की हालत को बेहतर नहीं की गई। इलाके के उत्थान के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। बजाय उनके मिनरल को, आप रिसोर्स को इस्तेमाल खुद के लिए कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के लिए कर रहे हैं। तो ये नाराजगी वहाँ के स्थानीय लोगों की है। उसको आप कुछ दहशतगर्द के नाम पे उसको दबाने की कोशिश करें तो कितने दिन तक दबा के रखेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सी पैक हमारा बन रहा है, ये वहां की खुशहाली होगी। वहां जब ये तैयार होगा तो खुशहाल वहां के बलूचिस्तान के लोग भी होंगे, पूरा पाकिस्तान होगा। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग भी होंगे। बलूचिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि इससे बनने दीजिए। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वहां से हमें फायदा होता नहीं है। आप मुझे बोलने दीजिए जरा। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, बलूचिस्तान के लोग नहीं कह रहे, ये चंद दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दों का ग्रुप है, वो कह रहे हैं। बलोची बड़ा प्यार करते हैं। मैंने सुबह भी आपके चैनल पे कहा, बलोची बलूचिस्तान से, बलोची पाकिस्तान से, बलोची तमाम पाकिस्तान के लोगों से देखें इतनी मोहब्बत करते हैं और इतने ताकतवर बलोच हैं हमारे, ये आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोची रहते हैं? वहाँ पख्तून भी हैं, वहाँ पंजाबी भी हैं, वहाँ तमाम हर नस्ल के लोग आबाद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलोच हैं। और बलोच बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत अमीर लोग हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ गुर्बत है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, गुर्बत कौन सी दुनिया के कौन से खित्ते में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तमाम अपना बलूचिस्तान के लोग गरीब हैं और वहाँ बड़ी किसी भूखमरी है। दुनिया के किसी कोने में है, इस वजह से हमारे यहाँ भी रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे कुछ इस तरह घटना हो रही है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई गरीब है तो हमारे यहाँ भी गरीब है तो चलेगा, ये लॉजिक तो चलेगा। लेकिन आपने कहा कि बलोच काफी ज्यादा संपन्न है, बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। तो हमारे साथ मेहराब सरजो साहब जुड़े हुए हैं, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं बलूचिस्तान के, वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे पूछता हूँ, क्या मेहराब साहब, सब कुछ ठीक ठाक वहां पे चल रहा है तो फिर इस तरह का हंगामा क्यों? भाई, ये पहली बात ये है, ये लोगों को मानना चाहिए कि बलूचिस्तान स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट मूवमेंट हैज अ मास सपोर्ट अमंग द मासेस। बलूचिस्तान की लोग बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बलूचिस्तान पार्लियामेंट परसू, जफर जहरी ने कहा था पार्लियामान के अंदर, बलूचिस्तान में डॉक्टर अल्लाह नज़र और बशीर ज़ैब की रेत चलता है, गवर्नमेंट की रेत नहीं चलता है। बलूचिस्तान की मासेस की सपोर्ट अल्लाह नज़र और डॉक्टर बशीर ज़ैब के साथ है। ये लोग जो इतने, ये जो MP NMPA क्या है, ये ऐसे ही करें। आप जाएं बलूचिस्तान में, आप 2000 बंदा वो स्टेडियम में, अयूब स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम में, क्या नाम आप लोगों ने लगाया है, 2000 बंदा उधर ही जमा करें। मैं आपको देखता हूं कि आपकी पंजाबी, आपकी वो पठान वगैरह आपकी साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन जब बलोच माशकेद में वो सहरा है भाई, उधर ना पानी है ना क्या है, 20,000 बंदा उधर जाके पूरा बलूचिस्तान में वो खारान में जमा होता है। आप क्या बात करता है? बलूचिस्तान इज ऑक्युपाइड लैंड। बलूचिस्तान बलूचों का है, पाकिस्तान का नहीं है। अगर तौसा शरीफ और डेरा गाजी खान और दूसरा जो पंजाब प्रोविंस में मिला दी गए हैं पाकिस्तान की वो बलूचिस्तान की ज़मीन को, पाकिस्तान की 53% बलूचिस्तान होगा। बलूचिस्तान की बगैर पाकिस्तान वाइबल स्टेट नहीं है, वो रह नहीं सकता है। लेकिन ये जो बात हो रही है कि बलोच और तहरीक तालिबान मिला हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। बलोच स्टिल दे आर सेकुलर नेशन। बलोच नेशनलिज्म या के बलोच की जो बलूचिस्तान की साथ दिलचस्पी है, उसको जज्बा है अपनी
कंट्री के लिए। मार्केट में अमेरिकन ने वहां बहुत असलहा छोड़ा है, मार्केट में असलहा है। बलोच जितने भी कमजोर हैं इतने ही कमजोर नहीं हैं कि अपनी दफा खुद करें। ये इंडिया, अगर इंडिया इन्वॉल्व होता, मैं इंडिया को इनवाइट करता हूं कि आप आ जाएं, हम आपके साथ, हमारा सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इंटरफेयर करें। हम चाहते हैं कि इंडिया इंटरफेयर करें, लेकिन इंडिया इंटरफेयर नहीं करता है। इंडिया की सपोर्ट अगर होगा तो इस हालत में, अगर लेकिन इंडिया की सपोर्ट बलूच यहाँ के पे साथ होगा, मेहराब साहब, इंडिया ने एक इंटरनेशनल जो मापदंड है, जो प्रैक्टिस है, उसके तहत इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। 2016 के प्रधानमंत्री मोदी के बयान को आप देख लें, मैं वहां पे बाखबर हूं। हाँ। मैं आपकी इसको डिनाई नहीं करता हूं। जो इन डिप्लोमेटिक इंडिया ने किया था वो हमें उसकी मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी हम हालत की बात करता हैं, अगर के मटेरियल सपोर्ट या के मिलिट्री सपोर्ट जो पाकिस्तानी अक्यूज करते हैं, अगर के इंडिया की सपोर्ट होता तो बलूच के पास जज्बे लड़ना कम नहीं है। इमोशनल इज हाई इन बलूचिस्तान। एंड देन कमिंग बैक टू इरशाद अहमद खान साहब, आपके सवालों का जवाब मिल गया? जो आप आरोप लगा रहे थे कि अभी जो मैं कह रहा हूं वो सही नहीं है। एक और मैं हाँ, पॉइंट आउट ठीक है, करूंगा। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ दें। लास्ट पॉइंट प्लीज मुझे अलाउ करें। हाँ, जो बोलिए, लास्ट पॉइंट बोलिए। जो BLA ने जो ये ट्रेन को कब्जे में लिया था, औरत, बच्चे और जवान, जो वो लोगों को आर्मी के साथ कनेक्शन नहीं है, उनको बाहिफाजत बोला है कि आप जाएं, पीछा ना देखें, रास्ते पकड़ के जाएं। वो खुद आई विटनेस कह रहे हैं। ये रमजान के महीने, वो MPA, वो दूसरा कौन है, शर्म करो। रमजान का महीना झूठ बोलना अच्छा नहीं है। आप तो मुसलमान हैं, झूठ क्यों बोलता है भाई? जो बंदा BLA ने खुद छोड़ा है, वो खुद वो उसको आप आर्मी को क्रेडिट क्यों देते हैं? ये आपकी इरशाद अहमद खान साहब, BLA ने एक मानवता वहां पे दिखाई है, जैसा कि मेहराब साहब कह रहे हैं, और ये भी इन्होंने कहा कि वहां पे बलूचिस्तान में वाकई स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लोगों की हालत अच्छी नहीं है, जिसको आप डिनाई कर रहे थे। देखिए, मैं ये कहूंगा, अभी खान साहब जो बोल रहे थे, ये बड़ी इस्लाम की बात कर रहे थे और रमजान मुबारक की बात कर रहे थे और लोगों को, फैमिलीज को छोड़ने की बात कर रहे थे। कौन सी इंसानियत और कौन सा रमजान मुबारक आपको सिखाता है कि निहत्ते लोगों को आप बंदी बनाएं और उनको नाजायज मारें? अब जो ट्रेन का ड्राइवर था, क्या वो इंसान नहीं था? आर्मी के जो सिपाही हैं, जो पुलिस के सिपाही हैं, जो एजेंसीज के सिपाही हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या खान साहब, हमारा इस्लाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है कि इंसान और इंसानियत को मारें आप? क्या अपने लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को या दुश्मन को नहीं? आप मिसाल कौन सी जंग हो रही है, कौन सी जंग आप लड़ रहे हैं? आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। नहीं, आपने इस्लाम का जिक्र किया, आपने इस्लाम का जिक्र किया, रमजान के नबी अकरम ने जिहाद किया है। और जो कौन सा जिहाद कर रहे हैं आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं? ये जो आर्मी का इस्लामी जुबान नहीं, आपने इस्लाम की बात की, आपने रमजान मुबारक की बात की, आपने बच्चों को छोड़ने की बात की। आप कौन सा जिहाद कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? कौन सा काफर है जिसके साथ जिहाद कर रहे हैं आप? यार जिहाद नहीं करते हैं, हम अपनी मुल्क को आजाद करते हैं, हम जिहादी नहीं है। अपने इस्लाम के लिए जिहाद लड़ा। ये जिहाद की बात, जिहाद नहीं करते हैं, इस्लाम के लिए जिहाद नहीं करते हैं, मुल्क की आजादी की बात करते हैं। मेहराब साहब ने ये साफ कर दिया। एक मिनट, इस प्लेटफॉर्म लेकर के हम जिहाद की बात नहीं करते हैं भाई। कौन सा गज़वा अहद लड़ रहे हैं आप? कौन सा गज़वा लड़ रहे हैं आप? कौन से काफर से लड़ रहे हैं आप? मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं आप मार रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को मार रहे हैं। इरशाद, आप छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। इरशाद साहब, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। हमारे साथ एक वक्ता और है, मेजर जनरल AK श्रीवास साहब है। काफी देर से तसल्ली से सुन रहे हैं पूरे इस डिबेट को। मेजर जनरल श्रीवास साहब, ये जो पूरा मामला आपने देखा और आर्मी का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के जो लोग थे जिन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके है। जिस तरीके के हालात वहाँ पे बन गए हैं
और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन परमाणु संपन्न देश होने के बाद वहां की आंतरिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, ये क्या चिंता करने की जरूरत है हम लोगों के लिए? हाँ या पूरे बिल्कुल इलाके बिल्कुल के लिए? लक्ष्मण। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। और ये सच्चाई है कि अगर आप देखें कि बलूचिस्तान, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहता था, और वो तो 1948 में जबरदस्ती इन्होंने बना लिया, और उसके बाद ही वहां पर अगर आप देखें रिवॉल्यूशन चला है, और 4 बार ऐसे चलता गया। और ये भी सच्चाई है कि अब सब बता रहे 40% से ज्यादा जो इलाका है वो बलूचिस्तान का एक प्रकार से बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान का है। 40% के करीब वहां पर आपके के पूरे रिसोर्सेज हैं, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, गैस, ऑयल। मगर आज की तारीख में सबसे पूरेस्ट अगर कोई प्रोविंस है वो एक प्रकार से बलूचिस्तान है। ना वहाँ बिजली है, ना पानी है। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट डबल है दूसरे इलाकों से। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट 77% है। जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है तो अभी तो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब चीन भी कर रहा है। ग्वादार पोर्ट जो 1958 में ओमान से लिया था, अब वहां लोग मछली पकड़ने नहीं जा सकते। तो ये सच्चाई है, एक इंस्टेबिलिटी का माहौल आ गया है। और जिस प्रकार से फैजुल रहमान ने बोला था असेंबली में कि 8 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट पे ना पुलिस है ना वहां पर फौज है, इसका मतलब वो आजाद होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन पाकिस्तान में, आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला पाकिस्तान के अंदर कि जहां पर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन हो सकती है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस स्थिति पे पहुंचा है, पर नाजुक स्थिति है, नाजुक स्थिति है। तरीके अब सुन ले, आप बाद में बताना। मैं यही कहूंगा, चाहे वो आपके खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पर जिस प्रकार के टीटीपी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है, वहां से अफगानिस्तान जो डूरन लाइन को नहीं मानता, पश्तून दोनों तरफ जो है मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के बीच में भी एक प्रकार से ऑपरेशनल समझौता है। वो कहते हैं एनिमीज माय फ्रेंड। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को लग रहा है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से गया, और वो गया अपनी उससे नहीं, वो अपने अगर वो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके करते लोगों, तो 15,000 लोगों को गायब नहीं करते आप। 15,000 यूथ गायब हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर 28,000 है। तो ये सच्चाई है कि जो अब डिमांड है बीएलए, देखो आप सुन लो, इरशाद साहब सुन लें, फिर आप जो गुम है वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म बर्बरियत का बाजार बाद में बोलना, मेरे को बोलने दो। अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसको आप ये देखें कि जो इस प्रकार से एक, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है, ये ट्रेन हाईजैक वर्ल्ड के अंदर एक सबसे पहला ऐसा होगा जिसको ट्रेन हाईजैक कर लिया। अब ये इलाका क्यों सिलेक्ट किया है बीएलए ने, क्योंकि इस इलाके में पहाड़ है और ये ब्रोकन ग्राउंड है, और यहाँ 50 से 60 किलोमीटर दूर कोई नहीं। टनल के बीच के अंदर, जो 2 टनलों के बीच में इन्होंने एक प्रकार से आरएल फायर करके जो कि ट्रेन को रोक दिया है। उसके बाद जो मजीद ब्रिगेड है, उसने पूरा इलाका जो पूरे के पूरे हाइट्स हैं चारों तरफ वो ऑक्यूपाई किया है। अब पाकिस्तान की जो फौज है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ग्राउंड ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। मजीद ब्रिगेड वहां पर बहुत अच्छी डिफेंस रखी, उन्होंने अटैक हेप्टर, ड्रोन और एसएसजी कमांडो का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मगर जो बीएलए के एक सुसाइड स्क्वाड है, उन्होंने ओनली वो रखे हुए हैं जो फौजी हैं या आईएसआई। जो भी सिविलियन थे, बच्चे थे, वो सब छोड़ दिए हैं, खुद वॉलंटरी छोड़े हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब सच्चाई है कि आगे ऑपरेशन कैसे जाएगा। क्या पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी कि अगर ऑपरेशन करती है, ये तो पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल आर्मी वो सोचेगी क्या करना है। मगर ये सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की 2 हिदायतें हैं। उन्होंने ये कहा है विद इन 48 आवर आप हमारे पूरे पॉलिटिकल प्रिजन छोड़ें, और जो यूथ गायब है और जो जेलों में है उनको छोड़ें। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि काफी कैजुअलिटी होंगी दोनों तरफ। अब मैं यही समझने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है, क्या ये आतंकवाद का दोहरापन नहीं है? बिल्कुल है। ये आतंकवाद पाकिस्तान का जो दोहरापन है, क्योंकि जब वो भारत की तरफ भेजता लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद, तो उसको बोलता है गुड टेररिस्ट।
वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। उनको ये आतंकवाद के बनाने के लिए उनको ये ट्रेनिंग भी देता है, उनको एक बार फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है और उनको भारत की तरफ पुश करता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उन्होंने खुद पैदा किया, आज उनको काट रहा है, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। बीएलए जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है, उनको ये आतंकवादी बोलते हैं। तो ये डबल चेहरा है पाकिस्तान। इरशाद साहब को जोड़ना चाहते हैं, इरशाद साहब से छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं बाकी वक्ताओं को पहुंच जाऊंगा। इरशाद साहब, आपको बीच में रोका जा रहा था, अपनी बात रखिए। ये दोहरा चरित्र क्यों है पाकिस्तान का? इरशाद साहब, पहले तो सहवाज साहब को जवाब देना चाहूंगा कि मेरा मुल्क कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान अलहदा हो जाएगा। ये मोहब्बत करते हैं तमाम आपस में हमारे जितने भी सूबे हैं, और बलोची और दूसरे मैं कह रहा हूँ बलोच भाई जो है ना, ये देखे सुन लें। इसी तरह आप खालिस्तान वालों से पूछ लें क्या वो हिंदुस्तान को पसंद करते हैं। इसी तरह आप मुसलमानों से पूछ लें, कोई खालिस्तान नहीं है भारत के अंदर। आप झूठ बोलते हैं, कोई खालिस्तान नहीं, खालिस्तान बनेगा कनाडा में। मारते हैं आप उनको, सिखों को मारते हैं आप, मुसलमानों को मारते। शर्म करें आप एक बात सुने, करने की बात करते हैं। बिल्कुल होंगे आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, सिविल वार होगा, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके 4 हिस्से करेगा। तो आप अपना बताएं, मकबूजा कश्मीर अलहदा को आप कैसी बात कर दे? वो तो हमारा हिस्सा है, वो तो वापस आएगा। नहीं, यहाँ पे इरशाद साहब, मैंने इससे पहले फैजल साहब को भी बोला था, इरशाद साहब, मैंने इससे पहले फैजल साहब को भी बोला था कि आप खालिस्तान को या फिर जम्मू कश्मीर को इस पूरे मामले से जोड़कर ना देखें। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो खुद आप इतिहास में देखें तो आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, और खालिस्तान को जम्मू कश्मीर से इसको तुलना करना बिल्कुल बेमानी होती है। यहाँ पे दीपक वोरा साहब, स्थिति वाकई इस कदर पहुंच गई है जो आपको लगता है कि अब बलूचिस्तान वाले अपनी आजादी मानकर रहेंगे? दीपक वोरा साहब, चीज मैं जोड़ना चाहता था आपकी इजाजत के साथ कि आप जानते हैं कि ईरान में भी काफी हद तक बलूचिस्तान JAA मूवमेंट, यहाँ जैश अल अदल और समथिंग मूवमेंट चल रही है, वो भी ठोक रहे हैं ईरानियंस को, और ये दोनों मिलकर ठोक रहे हैं। फिर ईरान और पाकिस्तान के बीच में गोलाबारी हुई थी, फिर एक विदेश मंत्री वहां चले गए, वो मेरे डार्लिंग, मेरे मुस्लिम फ्रेंड, मेरे भाई, जफ्फी डाली और दोनों का किया, सब ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ, उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो ईरान में भी ये चल रहा है यहाँ पर, और सदर्न अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इनका समर्थन कर रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसकी तुलना करना किसी और के, सारी दुनिया में ये होता है, यहाँ हो गया तो क्या है। मैं सिर्फ सर आप इजाजत दें, एक मैं संदेश पढ़ देता हूँ, विच आई गॉट दिस मॉर्निंग। एक मेरे बलूच मित्र हैं, यूरोप में कहीं रहते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। बिल्कुल, संदेश पढ़े, फिर बाकी हमारे साथ फैजल साहब भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सिर्फ ये पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उन्होंने मुझसे ये लिखा है, मिस्टर एम्बेसडर, we have heard your debates, आपकी टीवी चैनल की बात कर रहे हैं, बाकी चैनल्स की। Thank you for supporting the Balochistan cause। उन्होंने ये नहीं कहा आजादी, thank you for supporting the Balochistan cause। और उन्होंने एंड किया है, I end with a Bollywood film song, अभी तो पार्टी शुरू हुई। मैं ज्यादा से कुछ नहीं कहना चाहता सर। आप फिल्मों से कभी बाहर भी आप फिल्मों में भी पाकिस्तान को देखते हैं, फिल्मों में पाकिस्तान की सरहद के नीचे से आ जाते हैं। बोरा साहब नहीं, टॉकिंग अबाउट क्या आप शेरो शायरी कर रहे हैं पाकिस्तान पे? कैसी बात कर रहे हैं आप? बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात कर रहे हैं। ये ख्वाब देखते देखते मैंने कब बोला है सर? आप लोगों को, मैंने कब बोला है सर? आप नौकरी करके बूढ़े होके रिटायर्ड हो गए, रिटायर होके भी वही ख्वाब देख रहे हैं जो आप तो टीनेजर है ना, कैसे बात कर रहे हैं? बाल उड़ गए आपके टीनेजर होने के कारण। मैं टीनेजर हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं जहर नहीं हूं। स्टॉप पर्सनल अटैक सर, स्टॉप पर्सनल अटैक्स, तमीज सीखिए, तमीज सीख के फिर बात करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, इनको हटा दीजिएगा, नहीं तो किसी वो जनरल साहब को लाइए या हमारी बेटी आरजू काजमी को लाइए, इसको खामोश कराइएगा। अभी ऐसा है कि मैं 2 लोगों के पास जाना, तो फैजल शाहिद साहब के पास, आरजू काजमी जी के पास जाऊंगा, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आता हूं, कहीं जाइएगा नहीं। फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है उसके ऊपर, और खास तौर से बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, आगे का रास्ता यहाँ से क्या आपको दिख रहा है? हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े हुए हैं, मोहम्मद फैजल शाहिद साहब। शाहिद साहब, इस पूरी घटना ने एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि बलूचिस्तान के मामले को एक बार फिर से काफ़ी प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ला खड़ा किया है, और जो पूरी दुनिया का ध्यान अब फिर से यहाँ पे खींचा है, और ये पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा कई सारे प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं फिर आपसे वही बात दोहराऊंगा कि आप
इस मौजू को एक मखसूस तंजीम जो कि दहशतगर्द तंजीम है, जिसके खिलाफ हमने प्रोएक्टिव एक्शन किया है और हद्दुल इम्कान ठीक है, कोशिश की है एक कि सेकंड नुकसान कम से कम, शाहिद ठीक है, साहब, मैं बावजूद आपके उसके आप आपके इस उसको गुजारिश कैसे को पूरे कैसे बलूचिस्तान स्वीकार का करूं? शाहिद साहब, मैं तर्जुमान आप ही से किया सवाल चाहते पूछता हैं। हूं कि आपके इस आप गुजारिश को कैसे मैं स्वीकार करूं जो 1948 से चला आ रहा है। बार बार ऐसे विद्रोह हुए, 2021 के बाद ये विद्रोहों की संख्या अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है। हम इसको एक सिर्फ एक आइसोलेशन की घटना कैसे मान बैठे? आप ही समझा दीजिए मुझे, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। देखिए, बहुत ही आसान सी बात है कि देखें, जब 4 तरह की मुख्तलिफ ज़ातें कहीं पे रह रही हैं, तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप निहत्ते शहरियों पर बंदूक तान लें या उनको ज़दोकोब करें, ठीक है? कहने का मकसद है, आप एक मखसूस तंज़ीम को पूरी बलोचों की तर्जुमानी करवाना चाह रहे हैं कि पूरा बलोचिस्तान यही चाहता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नहीं, देखिए, आपके सामने इनफरादी बलूचिस्तान के शख्स को मैंने यहाँ पे खड़ा कर बैठा रखा है आपके सामने। उन्होंने खुद आपके सामने आकर कहा, मेहराब सरजो साहब, उन्होंने खुद बलूचिस्तान की सारी बातें खुद रखी है, मैंने तो नहीं रखा। देखिए, Can I ask him एक a मखसूस question, ज़हन please? का मालिक This है is ना very ये important. कोई I कुल will ask बलोच him a को question. कौम का आगाज़ तो नहीं कर सकते। देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं शहर कराची में रहता हूँ, बलोचिस्तान, मेरे बलोच बहुत सारे भाई दोस्त हैं भाई और आईएसआई मैं क्या कर जानता रहा हूँ है? कि आप शहरी को बार-बार कितनी? सीपैक को निशाना ओके बनाते हैं। साहब, सीपैक का जो मंसूबा है, पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है, पूरा पाकिस्तान इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होगा। बलोचों में अगर एक मखसूस कोई फ़िरका है जो कि अपने आप को दिखाता है कि हम पर ज़ुल्म हो रहा है, हमारे वसाइल हैं उससे दूर रखा जा रहा है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि पूरे बलोच ही जो है इसके खिलाफ है। पूरी बलोच कौम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी भी अपने बलोच भाइयों की जो उम्मीदें हैं, उन पे हमेशा हम पूरे उतरे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उनको आइसोलेट किया हो। हमेशा डायलॉग हुआ है और डायलॉग हमेशा पॉजिटिव कौन? स्टिम्प में हुआ है। लेकिन अगर कोई बात से पहले हथियार उठाएगा तो हुकूमत महफूज रखती है कि वो उसके खिलाफ एक्शन करे। अभी ये जो वाकया पेश आया है, ये उनकी तरफ से एक हाँ, एक्शन है जो कि बलोच बीएलए की तरफ से पेश आया। हमने उसको टाइमली ठीक। रिस्पॉन्ड किया है और हमने अपनी तरफ से जिस हद तक कोशिश हुई है, जानी नुकसान को कम करने के लिए किया नहीं, है टाइमली इकदाम। रिस्पांस नहीं किया, बहुत हद तक हेलो, दबाने की कोशिश की। जब ये इंटरनेशनल मीडिया में आया could you तब जाके please आप लोग allow इसे me रिस्पॉन्ड करना 2 शुरू। minutes? आरजू, एक आपके चीज़ और पास आऊं, रिस्पॉन्ड इससे करते पहले एक हुए मेहराब साहब नहीं को जोड़ना मुझे चाहते हैं। मेहराब दुश्वार सरजो काम साहब। होता है। हाँ मैं 2 मिनट इसमें लूंगा। ये आईएसआई हाँ, जो बिल्कुल मेहराब बंदे साहब। को बिल्कुल, ये जो कई सालों में सिंस फर्स्ट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, ये जो लोग आईएसआई उठा करके बाड़ी रोडों में फेंकता है, ये कौन सी, ये सिविलियन नहीं है। जब पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई जुडिशरी किसी को इन्वेस्टिगेशन की बगैर आप मार के रोडों में, सड़कों में, खराबों में फेंकता है, ये आर्मी नहीं करता है। 15,000 बंदा गायब हैं। ये कौन सी कानून के हिसाब से ये लोगों को आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने इरशाद उठाया साहब है? ध्यान से सुनिएगा, आपसे जवाब लूंगा इस पे। कौन से ये लोगों को आर्मी ये मार के फेंकती आपकी है? आपकी कोई मोरालिटी नहीं है, आपकी कोई, मुझसे आपकी जवाब आर्मी देना, की फिर कोई मैं तुम्हें अखलाक दूंगा। नहीं है। ये मैंने जाना है क्रिमिनल मीटिंग। ऑर्गेनाइजेशन है। आप जो पार्लियामेंट, ये आप आईएसआई की ट्यूट है, वो आपको ये फिक्र है नेक्स्ट इलेक्शन में आपको हराएंगे या जिताएंगे। आप अपनी गरीबान में जाग के देखो, जितने ही बंदे आपने मार के फेंका है, ये बलूचिस्तान में जो डेड स्क्वाड हैं शफीर मेंगल की शक्ल में, वो शामिर जो जहन्नम में वासिल हो गया उसकी शक्ल में, जितने ही लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं कि जितने ही लोगों ने इन्होंने मार के रोडों में फेंका है, इसको प्राइवेट जेलें आईएसआई प्रोवाइड किया है। ये जो कहता है कि डेड स्क्वाड बलूचिस्तान में, ये नहत्ता पाकिस्तान वो रहे सीपैक की। सीपैक इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट, ये खत्म हो चुका है। अभी आप लोगों के लिए देखें, आपको पाकिस्तान, मैं एक बात बताऊं, ये सीपैक शायद बहुत ही अच्छा चीज होगा। मैं एक मिनट चाइना के इरशाद लिए साहब आपके पास आऊं, अपनी बातें कंप्लीट करते आपके पास आता हूं मैं आपके पास। ये सीपैक आज मैंने जाना है, फिर चाइना के लिए मेरी मीटिंग शुरू है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी है।
चाइना के लिए ये कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, अगर था वो खत्म हो चुका है। आपने 63 ठीक है, बिलियन एक मिनट डॉलर इस पे इरशाद साहब का मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आरजू उसका आपके पास आपको आऊंगा। मैं कोई फायदा नहीं इरशाद साहब मिलेगा। कुछ और कहना चाह रहे हैं, बोलिए, बलोच संक्षिप्त अपनी बात committed to रखिएगा, their cause। ब्रीफ में अपनी बात रखिएगा। भाईजान इरशाद साहब, मैं खान साहब से एक अर्ज करूंगा, ओके। आपसे अर्ज करूंगा, मैं अर्ज करूंगा एक खान साहब आपसे, जरा आप सुन के जाइएगा। आपने कहा कि हजारों की तादाद में लोगों को मार के फेंक दिया मेरी आर्मी ने और आईएसआई ने। आप मुझे बताइए कौन सा शहरी और कौन से नहते को मार के फेंका? सिर्फ दहशतगर्दों की कम बख्ती आई है, उनको मार रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ बात भाई कर रहे हैं, आप जो मैं मुख्तलिफ ये कहता हूँ तंजीमें बना आपको कोई करके मोरालिटी नहीं है, कोई पाकिस्तान की तबाही अखलाकियात का आपके बायस कर पास रहे हैं। है। अगर कोई अखलाकियात मेरे पास है खान टेररिस्ट है, साहब, कोई भी आप जो मुझे भी ये है, बताइए, वो आप कोर्ट मुझे ये ऑफ लॉ बताइए, होता है। आप पाकिस्तान में कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता है। यार ये कोर्ट कौन ऑफ सा लॉ बद अखलाक है इंसान है? ये कोई तो आप आजादी सिविलाइजेशन, से कोई बात कर रहे हैं। तमद्दुन, कोई आपको तहजीब आजादी है है तो आप आपके बात पास? कर रहे हैं। कौन सा अगर अगर आर्मी, अगर कौन सा अगर आजादी कंट्री अलाउ अगर करता है आजादी ना हो तो आप आर्मी ऐसे को मुल्क तो के मार खिलाफ के बैठ के फेंको? बात यार कर सकते हैं? क्या बात करते कौन हैं? सा मुल्क कौन सा मुल्क ऐसा है कि जिसमें इतनी आजादी हो जो आपको आजादी है मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं? आप फौज के खिलाफ बात कर भाई बलूचिस्तान हमारा है, रहे हैं, आर्मी आप निकलो पाकिस्तान बलूचिस्तान के में। बलूचिस्तान आपका नहीं है, बलूचिस्तान आर्मी का नहीं है। बलोच ये आपकी पाकिस्तान है, वर्ड से जो बलोच बलूच पाकिस्तान है, कंट्री बलोची आर्मी का है, पाकिस्तानी है, निकलो इसमें। बलोच एक मिनट बीच में पाकिस्तान मैं है, आरजू बलोची काजमी को पाकिस्तानी लाता हूं। है, आरजू, बलोच हम लोग एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आरजू काजमी को लाता हूं मैं। आरजू काजमी जी, दरअसल पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले ही हमारे भारत के विदेश मंत्री का एक बयान आया था, जब उनसे पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति कब कायम होगी, तो उन्होंने कहा था कि जब चुराया हुआ जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है दे देगा तो अमन शांति हो जाएगी। उस वक्त जब हमने ऐसा एक शो किया था तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि खुद पाकिस्तान इतने ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगा कि कोई प्रांत वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो लोग आके मिल जाएंगे भारत में। तो मेरा सवाल उसी से आगे बढ़ता हुआ आपसे पूछूंगा आजमू कि क्या वाकई पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई, कोई अब उसके साथ रहना नहीं चाहता है? अब बलूचिस्तान इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, और अब ये दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, पाकिस्तान का कब्जा उस पर से हट जाए। आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा या बलूचिस्तान कब अलग हो जाएगा, कब हो सकता है, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने बांग्लादेश को अलग होते हुए देखा है, पढ़ा है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, मेरे ख्याल है उन्होंने 71 की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। उस वक्त भी शायद इसी किस्म के लीडर होंगे जो लोगों को यही चूरन खिलाया करते होंगे कि सब खैरियत है और सब ठीक है। जहाँ तक अभी इस वक्त की जो आप डिबेट जो आप कर रहे हैं, उसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि इंटेलिजेंस फेलियर है पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा इसको देखना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ है। हर बार ये कह देना कि जी इस किस्म के हादसे तो हर कंट्री में होते हैं, यानी हमारे यहाँ एपीएस स्कूल में अटैक हो गया, कई 100 बच्चे मारे गए, उसको कह दिया गया कि जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, वहां इन लोगों को पता नहीं लगा। वैसे तो ये कहते हैं नंबर 1 एजेंसी है हमारी। उसके बाद उसामा बिन लादेन 10 साल यहाँ बैठा रोटियां तोड़ता रहा और इन लोगों को खबर ही ना हुई, और इन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, 10 साल के बाद मिल गया तो 10 साल के बाद अमेरिका के हवाले कर दिया। तो इंटेलिजेंस फेलियर और किसको कहते हैं? अगर किसी और चीज को इंटेलिजेंस फेलियर कहलाते हैं तो मुझे बता दें, मैं अपने आप को अपडेट कर लूंगी। साथ साथ बलूचिस्तान के लोग बड़े खुश हैं जी, हाँ जी होंगे, कुछ लोग यकीनन खुश होंगे, 100 के 100 लोग नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर 100 में से 50 लोग नाराज हैं तो उसको नाराजगी ही मानी जाएगी। डॉक्टर मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठ के उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसकी फुटेजेस आप दिखा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से उनको वहां से निकाला गया था, उनके ऊपर पानी फेंका गया, किस किस्म का टॉर्चर किया गया था, जबकि वो सिर्फ मिसिंग पर्संस का इशू लेकर आई थी। वहां पे कई लेडीज ऐसी हैं बलूचिस्तान में जो अपने आप को हाफ विडो कहती हैं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड को उठा के ले गए तो जिंदा हैं या मार दिया, क्या कर दिया। अब वो जाहिर है वो हमारी ही एजेंसी ले गई है ना, कोई ऊपर से आसमान से तो आया नहीं है कि उन्हें उठा के ले जाए, लेकिन उस चीज के ऊपर हमारे यहाँ बात नहीं करी जाती। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे वो जगह तोड़ दी गई है जहां पे अक्सर बलूचिस्तान के लोग आके बैठते थे, कैंप लगाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। गवर्नमेंट का एक सिंगल मेंबर उनको पानी पूछने तक नहीं जाते ये लोग, और अब इन्होंने वो जगह तक तोड़ दिए ताकि कोई यहाँ ना आए। और उसके बाद कहते हैं सब खैरियत है, सब अमन है। फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका असेसमेंट क्या है कि आखिर बलूचिस्तान को लेके पाकिस्तान सरकार का रवैया क्या है? पाकिस्तान सरकार क्या सोचती है? क्या सिर्फ इस्तेमाल करना है बलूचिस्तान को, या फिर बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ काम करना है वहां पे, या फिर बलूचिस्तान को एक ऐसे इस्तेमाल करना है कि चाइना के जरिए भारत जैसे
ऐसे देशों पर हम अपना दबाव बना के रखें? आपको क्या लगता है अप्रोच क्या है पाकिस्तान सरकार की? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये बलूचिस्तान को सीरियसली लेते ही नहीं है। अगर ये वहाँ के जो लोग बातचीत के काबिल हैं, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसे दूसरे लोग, जो एक तरह से ये नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान से अलहदा होना है, वो सिर्फ अपनी डिमांड्स रखते हैं, वो मिसिंग पर्सन्स का इशू और दूसरे इश्यूज बताते हैं। उनके जरिए ये बीएलए और दूसरे लोगों को टेबल पे बुलाकर और जो उनकी डिमांड्स हैं उसको सुन भी बातचीत सकते करनी हैं, चाहिए। उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा फैसल नहीं शाहिद करते। साहब, फैसल शाहिद साहब, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, आपके बिरादरी के हैं, ये खुद इस चीज को कह रहे हैं कि जो लोग अलग नहीं होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उससे बातचीत करने के लिए पाकिस्तान सरकार उत्सुक नहीं है, जागरूक नहीं है। इरशाद, आप मोहम्मद फैसल साहब, आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, देखिए मैंने फैसल मोहतरमा शाहिद की साहब बात अनम्यूट सुनी, करिए। हाँ मैंने मोहतरमा की हाँ। बातें सुनी है, और देखिए ये एक मखसूस सोच की आकाश है, ठीक है। और जहां तक बलोच भाइयों का ताल्लुक है, मैंने आपसे इससे पहले भी इरशाद किया कि बलोची हमारे भाई हैं और बातचीत का अमल उनके साथ चल रहा है। लेकिन देखें, हर चीज का एक तरीक़ेकार होता है। हम बैठ के नेशनल टीवी पे ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारी बैकडोर किसी से क्या बात चल रही है। हमारा मीडिया मसला ये है कि हमारा जो इंडियन मीडिया है, ये अभी तक मैच्योर नहीं हो सका है। अभी तक हम इंसिडेंट के बाद इंडियन इंसिडेंट मीडिया पे बात मैच्योर नहीं करने का हुआ। बजाय इस चीज पर बात कर रहे हैं कि ये हादसा क्यों हो गया। देखिए, हादसा हुआ है और बिल्कुल अच्छी हुआ। बात यह है और कि मुझे इंटेलिजेंस मुझे फेलियर की आप बात करते हैं। अगर आप फैसल शाहिद साहब, अगर आप 5 लाइन रट करके आए हैं और पिछले 1 घंटे के डिबेट में 5 बार मौका दिया, वही 5 लाइन आप रिपीट कर रहे हैं, तो आपकी मैच्योरिटी, आपको मुबारक हो। वहां पे दीपक वोरा साहब, भारत को यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक चीज सर मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, हाँ सॉरी, आरजू साहब, आरजू जल्दी से बात के फिर दूसरे वक्त पे आ जाए। फैसल साहब मीडिया से उनको मैं कहना चाहूंगी, एक प्रॉम्प्टर ले लें या स्टैंड ले लें, और जो आपने लिख के सामने रखा है बार बार सर झुका के पढ़ रहे हैं, सामने रखे, फिर बुरा नहीं लगता। ऐसे नीचे आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है जो डिक्टेशन आप लेकर आए हैं। मुझसे सवाल ये चाह रही है कि मैं उसका दीपक वोरा साहब, इस पूरे घटनाक्रम को एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत तो भी इस पर नजर बनाए रखेगा, तो भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए? ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जबानी जमा खर्ची नहीं होनी चाहिए। दीपक वोरा साहब, भारत भी दीपक उसी वोरा तरीके साहब, से हाथ बढ़ाए हमारी तरफ, जिस तरह से हम इनको बात शांत करते करें, दीपक वोरा साहब को बोलने दिया जाए। मैं अनुरोध यही करूंगा सर, जनरल सिवाज साहब और हमारी बेटी आरजू काजमी, बेटी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा कि आप बहुत यू स्पीक वेरी ओपनली, वेल डन, बट अपना ध्यान रखिएगा। सर इसमें मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब ये कश्मीर में आतंक हो रहा था तो पाकिस्तान ये कहता था कि हम इनको डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट देते हैं। चाणक्य ने 2400 साल पहले, हम चाणक्य की संतान, एक चीज कही थी कि जो शब्द आप कहते हैं ध्यान रखिए कहीं वही शब्द आके आपको डस ना ले। तो अब मैं भी यही कहूं कि हम उनको डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपने हमको सिखाई थी ये भाषा, हमने कभी इसका प्रयोग नहीं किया था। हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वी डोंट बिलीव इन टेररिज्म, लेकिन जो मेजर जनरल AK सिवाज साहब को भी शो का समय खत्म हो रहा है, तो एक आखिरी कमेंट में ले लूं सिवाज साहब। हाँ। अगर मैं इस समय विदेश सचिव होता, मैं यही कहता जो उनकी डिमांड्स हैं उन पे डिस्कशन की जाए, अंतरराष्ट्रीय उसको लेवल पर उठाया जाए, जेनोसाइड जो हो रही है उसको एक्सपोज किया जाए। आई रेस्ट माय केस। सिवाज साहब, आखिरी कमेंट आपका। हाँ देखो, सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान डिनाइल मोड पर रहता है और वायलेंस यूज करता है और बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करता चाहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बोलता है ये एक बहुत अच्छी चीज है, जो $62 बिलियन तो खर्च कर दिया, पर वो पूरा बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट कर देगा, उसके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर देगा। तो ये सच्चाई है। फिर ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड है, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो ऊपर से तो गिरा नहीं, वो खुद ही पाकिस्तान ने क्रिएट किया है। और जब तक पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेगा, ये टेररिज्म के साथ नहीं लड़ सकते। क्योंकि ये जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भारत में भेजते हैं पाल के पोस के, और उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और जब वही तारीके तालिबान पाकिस्तान उम्मीद करता हूं मेजर जनरल AK सिवाज साहब आपकी बात जो है पाकिस्तान को हुक्मरान सुने और इस तरह से उस पर एक्शन ले, क्योंकि वाकई जो कुछ हो रहा है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। आप सही में मानो का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।